वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। मेरे भाइयों, आज होली है और आप सभी को इस त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बढ़िया से होली का ये त्यौहार मनाइए। मेरी ईश्वर से इच्छा है कि होली का ये त्यौहार आपके भीतर सकारात्मक रंगों की भरमार करे। ये सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, आप जानते हैं। ये त्यौहार अहंकार को मिटाने की सीख देता है। ये त्यौहार आलस्य को मिटाने की सीख देता है। ये त्यौहार विश्वास को बढ़ाने की सीख देता है। ये त्यौहार डेडिकेशन की सीख देता है। ये त्यौहार लगातार बने रहने की सीख देता है। तो इस होली के अवसर पर आप भी ये प्रण लीजिए कि लगातार पेशेंस के साथ, रेलिवेंट मटेरियल के साथ हम तैयारी करेंगे और जो भी अपने सपने हैं वो सपने पूरे करेंगे और देश के विकास का माध्यम बनेंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, जरूर चयनित हों। जो भी आपके सपने हैं सकारात्मक वाले, वो सारे के सारे सपने आपके पूरे हों। भविष्य में आप एक ऐसा माध्यम बने समाज के विकास का कि लोग आपको याद करें, आपका परिवार, आपका समाज आपके ऊपर गर्व महसूस करे। तो बढ़िया से होली खेलिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए भाई, आज भी डिस्कस कर लेते हैं 4 सवाल के साथ 40 बातें जो आपके लिए जरूरी हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 के रेफरेंस में आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको बताना है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि इट प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति इसे संसद में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो यहाँ बजट की बात हो रही है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो थोड़ा सा समझिएगा। यदि आप बजट की बात करें तो बजट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेरे भाई। ये जो बजट शब्द है, ये बजट शब्द कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं है। किसी भी जगह ये कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में मेंशन नहीं है। बल्कि इसकी जगह जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस वर्ड का प्रयोग इसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, दैट इज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अनुच्छेद 112 में इस शब्द की चर्चा की गई है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। इनकम यानी आय, एक्सपेंडिचर यानी व्यय यानी खर्चा। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट होता है, यानी पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, इसी का जो एस्टिमेट होता है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम बजट के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति की यह जिम्मेवारी होती है कि बजट को संसद के पटल पर रखवाए, यानी संसद के पटल पटल पर बजट को रखवाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्रेजेंट करता है। वित्त मंत्री बजट बजट को प्रस्तुत करता है। किसके बिहाफ पर? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर बजट को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। अभी देखो, निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट को क्या किया है? प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश के बजट को आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया। तो यहां पर देखो, सवाल आपका क्या कह रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है 112। जी हाँ, अनुच्छेद 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इसके आसपास के आर्टिकल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे 110 आपका मनी बिल की डिफिनीशन है, 109 धन विधेयक की परिभाषा है, 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है और 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये तीनों चारों आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति सदन में प्रस्तुत करते हैं? जी नहीं, राष्ट्रपति के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर सदन में क्या करता है? इसे प्रस्तुत करता है। क्लियर है बात? चलो अगले सवाल पर आते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन सुना करिए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है व्याख्या। जितना ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से आप व्याख्या सुनेंगे, उतना ही आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे, व्याख्या अगर आप नहीं सुनेंगे, तो कितना भी आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब तभी है जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ उसे समझें, व्याख्या सहित पढ़ें या व्याख्या सहित सुनें। क्योंकि एक सवाल के साथ मैं आपको ढेर सारी बातें बताता हूँ, बस मैं बार बार ये नहीं कहता कि ये आएगा, लेकिन जितनी भी बातें बताते हैं सब प्रश्नों के रूप में आएंगी, आई हैं या पॉसिबल है। तो इस बात को ध्यान दिया करिए। तो क्या लिखा हुआ है? एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी है जिसे आप स्थगन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? बैठक निश्चित समय के लिए स्थगित करना, सस्पेंशन ऑफ सिटिंग फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, इट टर्मिनेट्स अ सेशन या सत्र समाप्त करता है। तो चलिए कुछ पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी की मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ। जैसे एक है आपका जिसे आप कहते हैं सेशन। सेशन यानी कि सत्र, आपने सुना होगा। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसे आप सेशन के नाम से जानते हैं, यानी सत्र के नाम से जानते हैं। संसद की बैठक शुरू हुई और संसद की बैठक समाप्त हुई, उसके जो बीच का समय है उसी को आप सत्र के नाम से जानते हैं। बताता हूं मैं, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, सत्र, सत्र जिसे आप कहते हैं सेशन। ठीक, अब मीटिंग स्टार्ट हुई पार्लियामेंट की, मान लो, और एंड हुई। ये जो टाइम है बीच का, इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप सत्र कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक आपका बजट सेशन, एक मानसून सेशन, एक विंटर सेशन। बजट सेशन जो आपका ये होता है, बजट सत्र, ये फरवरी से लेके मई तक ये सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है, भारत का। ये जो दूसरा आपका मानसून सेशन है, ये जुलाई से लेके सितंबर तक, ठीक है। और तीसरा जो आपका है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, ये सबसे छोटा सत्र होता है, नवंबर दिसंबर। जनरली आप देखेंगे कि आपको 3 सत्र नजर आ रहे हैं, लेकिन साल भर में मेरे भाई 2 सत्रों का आना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 ही महीने का हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है। सत्र बुलाना, सत्र बुलाना यानी सत्र को शमन करना, जिसे कहते हैं आहूत करना। आहूत करना या इसे शमन करना कहा जाता है। सत्र को एंड करना, जिसे सत्रावसान कहते हैं, सत्रावसान, या इसे प्रोरोगेशन कहा जाता है। ये किसकी पावर होती है? तो सत्र बुलाना, सत्र को प्रोरोग करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, यानी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति की ये विधायी शक्ति होती है, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, इस सत्र में बीच में जो ब्रेक होता है, थोड़ी समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, जब बीच सिटिंग सस्पेंड होना, सिटिंग यानी बीच में ब्रेक होना, उसे हम कहते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट जो ये है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। एडजर्नमेंट दो प्रकार का होता है भाई। एक होता है नॉर्मल एडजर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं सामान्यतः स्थगन के ही नाम से हम जानते हैं या एडजर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और एक होता है साइन डाई एडजर्नमेंट। साइन डाई एडजर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है तो उसे हम साइन डाई एडजर्नमेंट कहते हैं। जब समय बताकर स्थगित किया जाता है, जैसे 2 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है। आपने देखा संसद टीवी, अरे भाई अनुपमा और पाकिस्तानी ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता है, उससे फुर्सत मिले थोड़ा संसद टीवी देखो। तो उसको जब आप देखेंगे, देखो स्पीकर कहता है ना 2 घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता है, 2 दिन के लिए सदन स्थगित किया जाता है। जब निश्चित समय यानी एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जब एडजर्न किया जाता है, तब उसे हम नॉर्मल एडजर्नमेंट कहते हैं। लेकिन जब अनिश्चित काल के लिए बिना समय बताए सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, तब उसे हम साइन डाई कहते हैं। लेकिन ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा होता है, यानी स्पीकर चेयरमैन के द्वारा होता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, बल्कि ये अध्यक्ष और सभापति की शक्ति होती है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो एडजर्नमेंट निश्चित समय के लिए स्थगन, यह सत्र समाप्त करता है। जी नहीं, सत्र समाप्त करने को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम प्रोरोगेशन के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम सत्रावसान के नाम से जानते हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें? ओनली वन इज योर राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। आगे आते हैं भाई अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपका, देखो अगला आ गया, देखो प्रोरोगेशन आ गया। ठीक है, अभी तक देखो प्रोरोगेशन के बारे में बातचीत हो रही थी। तो देखो प्रोरोगेशन इज डन बाय, सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इट इंड्स अ सेशन, यह सत्र समाप्त करता है। सत्रावसान से संबंधित निम्न तीनों में से आपको बताना है। सत्रावसान किया जाता है अध्यक्ष द्वारा,
राष्ट्रपति द्वारा, यह सत्र समाप्त करता है। यानी सत्रावसान के बारे में बोला जा रहा है कि सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है। ठीक, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था? सत्र बुलाना, शमन करना, सत्र समाप्त करना, प्रोरोगेशन करना, ब्रेक एडजर्नमेंट, टाइम बता के ब्रेक देना एडजर्नमेंट है, अनिश्चित काल के लिए ब्रेक देना साइन डाई है। ठीक है, साइन डाई और एडजर्नमेंट किसकी पावर है? स्पीकर चेयरमैन की। शमन करना, प्रोरोग करना किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की पावर है। तो सत्रावसान स्पीकर के द्वारा किया जाएगा? जी नहीं। किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है बात? दूसरा, यह सत्र को समाप्त करता है। ये भी सही है भाई, ये सत्र को क्या करता है? समाप्त करता है। तो 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। ए इज योर राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताई। आगे आते हैं। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स, अनुच्छेद 24 निषेध करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्रीज। इट इज इन्फोर्सिएबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यह केवल राज्य के विरुद्ध लागू है। केवल, केवल देखो मैंने बताया कजरौटा कॉन्सेप्ट याद करो। अगर कहीं भी पॉलिटी के सवालों में केवल लिखा हुआ है, कहीं सिटीजन लिखा हुआ है, कहीं पीपल लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखा हुआ है, तो वहाँ ट्रैप होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ जाल होने की संभावनाएं होती हैं, यानी वहाँ ट्रैप होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो भाई देखो आर्टिकल 24 की यदि आप बात करें मेरे भाइयों, तो ये है आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का अनुच्छेद 24। ये संविधान का अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग दैट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लोक नियोजन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो फैक्ट्रीज में, कारखाने में या खतरनाक स्थान पर है, उस पर रोक लगाता है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, ऐसे बालकों को खान में, कारखाने में, फैक्ट्री में या परिसंकटमय स्थान, खतरनाक स्थानों पर नियोजन में नहीं लगाया जा सकता, एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जा सकता। ये एक तरीके से शोषण के विरुद्ध सुरक्षा मिल रही है, ये एक तरीके का नैतिक अधिकार है। ठीक है, तो क्या मात्र लिख देने से ये लागू हो जाएगा? नहीं। कई बार मैंने आपको बताया है कि मौलिक अधिकार सिर्फ लिख देने से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, बल्कि उनके लिए प्रॉपर आपको लॉ बनाना पड़ता है। सारे मौलिक अधिकार ऐसे नहीं हैं कि मात्र लिख देने से लागू हो जाएंगे, बल्कि उसे क्रियान्वित करने के लिए, धरती पर लाने के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो इसके लिए एक चाइल्ड लेबर एक्ट बना हुआ है, 1986 में आया, जिसमें बहुत सारी ऐसी मजदूरियां हैं बताई गई हैं, और इवन कुछ मजदूरियां तो ऐसी हैं जिसमें 18 साल तक के बच्चे बाल मजदूरी नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में पूछा जाएगा तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मजदूरी पर रोक, ये आपका फंडामेंटल राइट है। फैक्ट्री एक्ट है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। माइंस एक्ट, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों में, खान में और संकटमय स्थान में नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाता है। इट इज इन्फोर्सिएबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। यह केवल राज्य के विरुद्ध लागू है। तो नहीं भाई, केवल राज्य नहीं, अगर आप भी ऐसा करते हैं, कोई दुकानदार ऐसा करता है, कोई फैक्ट्री का मालिक ऐसा करता है, कोई बिजनेसमैन ऐसा करता है, तो उसके लिए, यानी ये सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, बल्कि ये ऐसा है जो व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है, और आर्टिकल 25 को अब्सोल्यूट राइट कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। खतरनाक स्थान पर लोग बाल नियोजन आप नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई अपवाद नहीं, इसीलिए इसे आत्यांतिक भी कहा जाता है। राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध क्या है, ये प्राप्त है। लेकिन यहाँ केवल लिखा था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो फंडामेंटल राइट यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है आपका, ये 23, 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 क्या है, बेगार को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्थ लेबर को, यानी बेगार, जबरन श्रम और मानव दुर्व्यापार को निषेध करता है। और आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मजदूरी में नहीं लगाया जा सकता है, खतरनाक स्थानों पर इनसे बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती है, इस बात को निषेध करता है आर्टिकल 24। इसीलिए 23 और 24 को क्या कहा जाता है, इसे नैतिक अधिकार कहा जाता है। नैतिक अधिकार इसलिए कहा जाता है, ऐसी अधिकार
जो शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे अधिकार जो एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें हम मोरल राइट्स कहते हैं, उन्हें हम नैतिक अधिकार कहते हैं। और ये अधिकार ऐसे हैं जो क्या है, नैतिक अधिकार है। तो इसमें पहला वाला आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका ओनली वन हो जाएगा, यानी केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरे भाइयों हैप्पी होली। हाँ, 2 क्लासेज मेरी चलती हैं। एक चलती है शाम को 8 बजे लक्ष्मीकांत, ठीक है, इसमें पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, यहाँ से थ्योरी पढ़ लीजिए प्री के लिए एकदम ज़बरदस्त। दूसरे चलती है 20 मिनट शो, जिसको अभी आप देख रहे हैं, इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। लगातार ये दोनों क्लासेस करेंगे तो मेरा दावा है कि पॉलिटी एकदम प्री के लिए जबरा हो जाएगी। जबरा मतलब ज़बरदस्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्लास की अपडेट्स यहाँ मिलती रहती हैं। ठीक है, ये इंस्टाग्राम है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा पर है। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी यदि हमारे साथ जुड़ के आप करना चाहते हैं, तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ मेरे भाई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एकदम फ्री मिलता है, इसमें प्री मेंस के लिए पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाता है, प्री मेंस के लिए पूरा। और इस समय तो इसमें ऑफर भी चल रहा है भाई, होली हंगामा ऑफर के तहत 55% का डिस्काउंट चल रहा है। प्री मेंस के लिए पूरा कैसे पढ़ाया जाता है, तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास दी जाती है, मेंटोरशिप दी जाती है, करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है, 4 साल की वैलिडिटी मिलती है। ठीक है, ये हो गया 4, सिलेबस तो इसी से कवर हो गया आपका, सही दिशा भी मिल गई। अब इसके अलावा प्री से पहले रिवीजन के लिए एक प्री का स्पेशल बैच, रिवीजन बैच दे दिया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक बैच 5,000 सवालों का दे दिया जाता है। मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग का पूरा बैच आपको रिकॉर्डेड दे दिया जाता है। एनसीईआरटी का एक बैच दिया जाता है, किताबें आपके घर जाती हैं। इसे हम आरंभ प्लेटिनम के नाम से जानते हैं। एक और है गोल्ड। गोल्ड में आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन प्लेटिनम में पूरा होलिस्टिक वे में पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट सीरीज किताब छोड़ के कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इस समय ये जो ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप यहाँ पर कोड लगाइए VL Live। VL Live एक फैकल्टी कोड है भाई, अध्यापक का है, हमारा है मतलब आपका है। आप ये कोड लगा सकते हैं, ये कोड लगा के आप बैच में एनरोल करेंगे तो आपको 55% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल करिए 9289996923। इस नंबर पे आप कॉल कर लो, 9289996923। इस नंबर पर जब आप कॉल करिए, यहाँ पर आप मेरा नाम बता दीजिएगा कि विपुल सर की क्लास से आए हैं और हमको पूरी की पूरी जानकारी, पूरी की पूरी काउंसलिंग चाहिए। आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग वहाँ मिल जाएगी। खुद से यदि आप देखना चाहते हैं सारी चीज़ें बैच के बारे में, तो यहाँ आप जाइए studyIQ.com पर। ठीक है, इस तरह से www.studyIQ.com पर क्लिक करिए, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में जाइए, स्टेट PCS पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए, फिर यहाँ जाइए आरंभ 21 में। 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक आपका ये ऑफर है 50% वाला। यहाँ गोल्ड और प्लेटिनम का डिफरेंस देखिए, यहाँ डाउनलोड करके पूरा बैच के बारे में जानकारी हासिल करिए। कंप्लीट जानकारी यहाँ आप डाउनलोड करके हासिल कर सकते हैं बैच के बारे में, पूरी की पूरी। फिर यहाँ बाय नाउ पे जाइए, आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए, OTP डालिए। यहाँ कूपन कोड होली लगा हुआ है, इसको रिमूव कर दीजिए, इसमें कम डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड यहाँ लगाइए VL Live कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो ये अप्लाई करिए, देखिए 50% 55% का डिस्काउंट मिल गया। गोल्ड कितने का पड़ रहा है वो देख लेते हैं। गोल्ड आपका पड़ रहा है भाइयों, प्लेटिनम पड़ रहा है 16,999 रुपए का, और गोल्ड आपका पड़ेगा 9,999 रुपए का। ठीक है, तो चलिए इसमें एनरोल करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और सेशन को शेयर भी किया करिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।